गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर 43 साइंस की वर्कशीट है। यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। चैप्टर नंबर 5 से ही वर्कशीट आई है और चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, कि आप तत्वों का किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने का फ़ायदा क्या है? वर्गीकरण हम इसलिए करते हैं ताकि सभी तत्वों को हम एक सुनियोजित तरीके से लगा सकें, ताकि हमें उनकी पढ़ाई, उनके बारे में जानना हमारे लिए आसान हो जाए। और आवर्त का मतलब होता है, आवर्त का मतलब ये है कि किस प्रकार से आपका जो जितने भी तत्व हैं वो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है उसको एक समय के बाद दोबारा से दोहराते हैं। आवर्त मतलब होता है पीरियोडिक। जैसे हर 60 मिनट के बाद सुई दोबारा से 12 पे आती है, फिर 60 मिनट के बाद 12 पे आती है, यानी वो एक पीरियोडिकली चलती है, आवर्त के रूप में चलती है। तो देख लेते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ या तत्व मिश्रण एवं यौगिकों के रूप में उपस्थित रहते हैं। देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। वो पदार्थ या तो आपको तत्व के रूप में मिलेंगे खाली, जैसे मान लीजिए सोडियम है, वो खाली तत्व के रूप में होगा, या उनका मिश्रण होगा, वो दूसरे के साथ में मिक्स होंगे, या वो हो सकता है कि वो यौगिक के रूप में हो, कंपाउंड के रूप में पाए जा सकते हैं। जैसे CO2 है, एक कंपाउंड है, NO2 है, NH3 अमोनिया है, ये सब क्या है, एक यौगिक के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। उसके बाद तत्व ऐसे पदार्थ हैं। अब तत्व क्या होता है ये जान लीजिए। तत्व ऐसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, जो केवल एक ही प्रकार के। जैसे यहाँ पर देखिए, सोडियम का Na, सोना Au, मैग्नीशियम Mg। ये सभी तत्वों की खासियत ये है कि ये सभी तत्व जो हैं वो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अभी तक हमारे पास कितने तत्व हमको ज्ञात हैं? 118 तत्वों की गिनती हमारे पास है, जिसमें से 98 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब बाकी जो तत्व बच गए उनको कहीं ना कहीं उनको बनाया गया है, वो प्रकृति में नहीं पाए जाते। उसके बाद आगे देखिए, अब हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमने वर्गीकरण, जो तत्वों का वर्गीकरण है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफाई कर देना, कि मैं क्लास के 10 बच्चों को इस बेस पर आगे बैठाऊं कि उनकी हाइट कम है और पीछे बैठाऊं जिनकी हाइट ज़्यादा है। तो ये एक वर्गीकरण कर दिया, और वर्गीकरण का कुछ ना कुछ आधार होता है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पास 118 तत्व हैं। अब 118 तत्व को अलग अलग करके पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम ऐसे तत्वों को एक साथ रख दें जो अपनी जो गुण हैं उनमें समान हो, और जिनमें असमानता हो उनको अलग रख दें, तो उससे अगर हम एक तत्व के बारे में पढ़ लेंगे तो बाकी तत्वों के बारे में भी हमें जानकारी उसी से हो जाएगी। तो एक फ़ायदा तो आपका वर्गीकरण का ये है। अब देख लेते हैं जरा वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया, कि तत्वों को हम सुव्यवस्थित मतलब आराम से पढ़ पाएँ, सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ पाएँ, और उनके अध्ययन को और आसानी से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमें तत्व मिलते गए उन तत्वों को हमने धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत कर दिया। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे हमने वर्गीकृत करने के उनके प्रयास किए गए। तो जैसे जैसे हमारा जो तत्व मिलते गए, अगर हमें उनके बारे में जानकारी होती गई और हमने उनको वर्गीकृत, तो सबसे बड़ा आधार जो वर्गीकरण का है वो यही है कि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए। उसके बाद अब जब इनका वर्गीकरण करने की शुरुआत होने लगी, तो सबसे पहले वर्गीकरण को करने का जो काम था, वर्गीकरण करने का जो काम था वो सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले इस काम को, वर्गीकरण को करने के लिए डोबर्नियर जी आए। डोबर्नियर साहब ने क्या किया? डोबर्नियर ने
जो वर्गीकरण किया उसको डोबर्नियर के त्रिक कहा गया। यहाँ पर त्रिक का मतलब 3 है, डोबर्नियर के त्रिक उनको कहा गया। देखिए, सन 1817 में डोबर्नियर, एक जर्मन विशेषज्ञ ने समान गुण वाले धर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया गया तो जो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा गया। तो उन्हें उस समय जितने भी तत्व मौजूद थे उनको जब वर्गीकृत किया गया क्रम वाइज, तो उन्होंने देखा कि जब उनको 3-3 के समूह में रखा है क्रम से तो उसको त्रिक कहा गया। और त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। अब त्रिक में 3 तत्व हैं, उस 3 के अंदर 3 तत्वों में से, ये देखिए जरा, त्रिक में आपको 3 तत्व नजर आएंगे। एक डोबर्नियर का त्रिक देखिए आप, ये डोबर्नियर का त्रिक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम। तो इसने कहा कि त्रिक में क्या होता है, ये त्रिक हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एक त्रिक, इधर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक त्रिक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, त्रिक आए। तो देखिए उदाहरण के लिए इसमें क्या है कि लिथियम Li से दिखाते हैं, सोडियम Na और पोटेशियम K वाला त्रिक, इस त्रिक की बात कर रहे हैं हम। वाले त्रिक में जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः, जैसे लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 6.9 कुछ होता है, सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का 39। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत 22.95 है, जो कि लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। अब देखिए मैं आपको इसको बताता हूँ। जैसे हमने कहा कि लिथियम का परमाणु भार जो है वो 6.9 है और सोडियम का परमाणु भार 23 है और पोटेशियम का 39.0। तो पोटेशियम का 39.0, 9, 5, 45.9, इसका मध्य निकालूंगा तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आएगा 22.95। 22.95 को मैं 23 भी लिख सकता हूँ, और ये 23 सोडियम का ही तो परमाणु भार है। यानी त्रिक के अंदर पहले और तीसरे का अगर मैं माध्य निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, जो त्रिक के बीच वाला तत्व है उसके बराबर आता है। तो यही त्रिक के डोबर्नियर के द्वारा कहा गया। अब डोबर्नियर में ये बात तो बोल दी, लेकिन उसकी कुछ कमियां रह गई। ये कमियां आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। सीमाएं का मतलब इंग्लिश में इसको लिमिटेशन भी कहा जाता है। आप इसको लिमिटेशन, सीमाएं, कमियां एक तरीके से। तो डोबर्नियर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। अब उस समय बहुत सारे तत्व मौजूद थे, 55-56 के आसपास तत्व मौजूद थे, लेकिन डोबर्नियर उसमें से केवल ये 3 त्रिक ही बना पाए थे, 1, 2, 3। पहली कमी तो इनकी ये हुई। दूसरा, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। तो ये थोड़ा ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये ज़्यादा त्रिक नहीं बना पाए, केवल उस समय जो तत्व मौजूद थे उसमें से 3 ही त्रिकों को बना पाए। तो जब इनमें कुछ कमियां रह गई तो उसके बाद धीरे धीरे और तत्वों की खोज होने लगी, और आगे चलकर एक नए वैज्ञानिक हमको मिले जिनका नाम था न्यूलैंड इनका नाम था। और न्यूलैंड ने क्या किया, अब न्यूलैंड के बारे में जानेंगे। डोबर्नियर सबसे पहले हमने जान लिया। तो न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में, अब देखिए यहाँ भी परमाणु भार के हिसाब से इनको तत्वों को रखा गया था, यहाँ भी उनके परमाणु भार के हिसाब से तत्वों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो न्यूलैंड ने क्या किया, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण, जो 8वां तत्व होता था उसके गुण जो थे वो पहले तत्व के समान गुण, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई। अब संगीत में आते हैं सा रे गा मा पा धा नी। तो संगीत में ये अष्टक पाए जाते हैं। तो संगीत में जो ये अष्टक थे
उसने देखा कि न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। उसने देखा कि अच्छा, अगर मैं इनको बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर लगाता हूँ तो मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को पहला तत्व मान रहा हूँ, तो हाइड्रोजन को मैंने पहला तत्व माना, तो पहला हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी लिथियम के जो गुण होंगे वो किसके समान होंगे? पोटेशियम के। वो कहना चाह रहे थे कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर लगाया जाए तो पहले तत्व के गुण 8वें तत्व से समान होंगे, और यही अष्टक का, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहलाया। जैसे यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए लिथियम सोडियम के गुण जो हैं वो समान हैं, तो आप इसमें किसी को भी पहला तत्व मानकर शुरुआत करेंगे। फ्लोरीन को आप पहला मानेंगे तो आप देखेंगे कि फ्लोरीन पहला, क्लोरीन दूसरा, कोबाल्ट निकल तीसरा, ब्रोमीन चौथा, लिथियम पाँचवा, सोडियम छठा, पोटेशियम सातवां और कॉपर नौवां। तो फ्लोरीन के गुण किससे मिलेंगे? कॉपर से मिलेंगे। तो पहला और 8वें गुण के समान होंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ना कहीं कहीं पे दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया है, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया, जबकि एक ही होना चाहिए था। सीजियम और लैंथेनम को एक साथ रख दिया गया, लैंथेनॉइड को, ठीक है, दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया है। तो इनकी भी कुछ कमियां थी, आपको इनकी भी कमियां याद रखनी है कि इनकी क्या कमियां थी। तो इनकी कमियां देख लेते हैं कि इनकी कमियां क्या थी। पहली कमी जो इनकी थी वो ये थी कि यह नियम केवल कैल्शियम धातु, ये जो नियम था अष्टक का सिद्धांत, ये केवल कैल्शियम धातु तक ही जो है वो लग पाया, यानी हल्के तत्वों तक ही ये लगा। दूसरा, नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। इसके बाद और भी तत्वों की खोज होती रही, उन तत्वों के गुण इस सारणी के साथ में मेल नहीं खा रहे थे। तीसरा, सारणी में तत्वों को समांजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया गया, बल्कि असमान तत्व जिनके गुण में कोई समानता नहीं थी एक स्थान पर रखा गया। अब देखिए, इस सारणी के अंदर तत्वों को रखने के लिए इन्होंने एक साथ दो तत्वों को भी रख दिया और ऐसे तत्वों को भी रख दिया जिनके गुण समान नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको साथ रखा गया। जैसे आयरन को एक तरफ अलग रखा हुआ है यहाँ पे, जबकि आयरन के गुण जो हैं वो कोबाल्ट और निकल से मिलते हैं। तो एक तो इन्होंने एक से ज़्यादा तत्वों को एक साथ रख दिया गया, दूसरा असमान गुणों वाले तत्वों को भी एक स्थान पे इन्होंने रख दिया। तो हमने अभी तक देख लिया कि किस प्रकार से सबसे पहले हमने वर्गीकरण करने की शुरुआत की तत्वों की। उस वर्गीकरण में सबसे पहले हमारे डोबर्नियर आए, उसके बाद हमारे न्यूलैंड आए। तो डोबर्नियर ने अपने त्रिक दिए, तीन तीन के ग्रुप में लगाया और कहा कि पहले और आखिर तीसरे तत्व का जो परमाणु भार का माध्य होगा वो दूसरे तत्व के बराबर होगा। फिर न्यूलैंड आए, उन्होंने कहा कि अगर आप तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित करते हैं कि हाइड्रोजन का कम है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे बढ़ते हुए में लगाते हैं तो पहले और 8वें तत्व के गुण एक समान होंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप अभी मैंने ऊपर बताया था कि हमने तत्वों को वर्गीकरण क्यों किया, ताकि उनके आसानी से हम उनको जो है पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी आसानी से इकट्ठी कर सकते हैं। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखने हैं जो डोबर्नियर के त्रिक को दर्शाते हैं। अभी ऊपर आपको एग्जाम्पल है डोबर्नियर के त्रिक को दर्शाने वाले। उसके बाद तीसरा है, न्यूलैंड ने तत्वों को 8 तत्वों की क्षितिज पंक्ति में विभक्त किया। क्या ये बात सही है कि न्यूलैंड ने 8 तत्वों की पंक्तियाँ बनाई थी? तो आप देख के बताएंगे ऊपर से। न्यूलैंड के अष्टक नियम की 2 सीमाएं। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं तो आपको ये रही, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, तो यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए 5वां क्वेश्चन, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोबर्नियर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? अब आप यहाँ से डोबर्नियर के त्रिक के रूप में लगा लीजिए कि सोडियम का परमाणु भार, सिलिकॉन का और क्लोरीन का परमाणु भार। जब आप सोडियम और क्लोरीन के परमाणु भार को जोड़ें और उसे 2 से भाग करें तो वो सिलिकॉन के परमाणु के भार के बराबर अगर आ जाता है तो उसे डोबर्नियर के त्रिक के रूप में रखा जा सकता है, नहीं तो नहीं रखा जा सकता। सबके परमाणु भार आपको यहाँ दे दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को आप करेंगे। तो ये तो हुई आपकी बात वर्कशीट की। एक बार इसी को ही आप देख लेते हैं कि किस तरीके से एनसीईआरटी में हमने आज कहाँ तक पढ़ लिया, उस चीज़ को हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए एनसीईआरटी के चैप्टर में इसी चीज़ को
एनसीईआरटी में ये चैप्टर देख लीजिए एक बार। चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सबसे पहले आप देखिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभ प्रयास। कि जो अव्यवस्थित थे उनको व्यवस्थित करने की कोशिश की गई सबसे पहले। तो उसमें आप ये देखिए सबसे पहले अव्यवस्थित कि सबसे पहले जो है, उसके बाद डोबेर्नियर के त्रिक आ गए जो आज हमने पढ़े कि 1817 में जर्मन रासायनिक वुल्फगांग डोबेर्नियर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तत्व समूह को चुना और उन समूह को त्रिक कहा गया। तो आप ये त्रिक वाला पार्ट आज हमने एनसीईआरटी में देख लिया। मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी को आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं अपनी वर्कशीट के साथ में। उसके बाद आपने देखा कि ये डोबेर्नियर के त्रिक आ गए जो आपको पढ़ाए गए आज। डोबेर्नियर के त्रिक हैं जो आज आपको पढ़ाए गए, ठीक है। उसके बाद इन त्रिकों को सबकी आपने, इन सभी त्रिकों की आप देखिए परमाणु भार यहाँ पर दिए गए। तो सभी के परमाणु भार आप जोड़ के और उनको माध्य उनका निकाल के पता लगा सकते हैं कि वो त्रिक हैं या नहीं। फिर देखिए न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, जो न्यूलैंड साहब आ गए, उन्होंने अपने अष्टक सिद्धांत दिए गए और उन्होंने एक सारणी दी जिसमें संगीत के सुर थे सा रे गा मा पा धा नी सा। एक आपने साम के अंदर उन्होंने हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन को रखा। फिर रे के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस तरीके से रखा। और आगे चलकर कुछ इसी तरीके की क्वेश्चंस आपको इसमें नज़र आए कि क्या डोबेर्नियर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में पाए जाते हैं, तुलना करके आपको बताना था। डोबेर्नियर के वर्गीकरण की सीमाएं क्या हैं, कि डोबेर्नियर ने जो अपना वर्गीकरण किया गया उसकी क्या लिमिटेशन है, आपने देखा। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। उम्मीद करता हूँ अगली जो वर्कशीट आएगी वो आपके निचले हिस्से से आएगी। तो साथ ही साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपको इसको कंप्लीट